कि बॉटम में जो भी वाटर होगा लेक में, दैट विल हैव 4 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो ये पॉइंट मैं बाद में नोट करवा दूंगा आपको, ठीक है। अभी एक बार ये वाला लिख लेते हैं हम लोग, ये फ्रीजिंग ऑफ लेक का कॉन्सेप्ट नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेटा अब क्या हो रहा है, यहां पर जो आप देख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर देन दिस माइनस नेगेटिव टेम्परेचर, राइट। तो यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस वाली लेयर से जो हीट है वो इस आइस के थ्रू, आइस एक सॉलिड है ना, तो आइस के थ्रू फ्लो होकर जाएगी और बाहर सराउंडिंग में यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर में, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता जाएगा, हीट कंटिन्यूअसली फ्लो होकर जाएगी। तो उस हीट को अपन बोल देंगे Q2, और जितनी हीट इस वाटर को फ्रीज होने के लिए चाहिए दैट इज Q1। तो वी कैन से कि यहाँ पर dQ1 की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू dQ2। क्या आप समझ पा रहे हो? यस। dQ1 की वैल्यू क्या है? dQ1 की वैल्यू आप बोल सकते हो m इंटू एल, या फिर आप इसको dm इंटू एल बोल सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। dm मतलब वो मास जो कि फ्रीज हो रहा है, और dq क्या, एक्चुअली ये नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि क्या हो रही है, हीट यहाँ से फ्लो होकर बाहर जा रही है ना। इट डजंट रिक्वायर हीट, इट विल रिलीज हीट, राइट। तो हम इसको एक सर तरह ये से फर्स्ट स्लाइड है। हाँ बेटा, यस, यहीं से स्टार्ट किया हमने, लास्ट क्लास में ही छोड़ा था ना, यहीं से स्टार्ट किया, ठीक है। एंड dq की जो वैल्यू है, dq2 की वैल्यू, वो आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो, यस बताइए बेटा, कंडक्शन के लिए हम लोग क्या लिखे दोस्तों? So can you please explain this part again? चलो मैं अभी अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। मान लिया कि ये वाली लेयर जो है ये फ्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसका मास आप dm ले लो, कितना ले लो, dm। समझ पाए? ये भी फ्रीज हो रही है, मतलब है तो वाटर ही, बट इट इज नाउ फ्रीजिंग। तो अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड, रिलीज्ड फ्रॉम फ्रीजिंग, फ्रॉम फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग की वजह से जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी है, तो उसको अपन dQ1 बोल देते हैं। तो दैट इज इक्वल टू dm इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया? ये देखो, ये लेयर जो dm मास की मैंने लेयर बनाई ना, dy लेयर, तो ये यदि फ्रीज हो रही है तो कितनी हीट रिलीज होगी, तो बेटा वो ऊपर रिलीज लिख दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगाया, ठीक है ना। तो dq इज इक्वल्स टू dm इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। अब क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये डीएम मास कैसे आएगा, तो मान लिया कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस लेक का जो भी है या इस कंटेनर का वो है ए, तो आप लिख सकते हो कि डेंसिटी इनटू एरिया इनटू इसकी जो भी हाइट है वो कितनी है, डी वाई। तो ये डी वाई, इसकी थिकनेस मतलब डी वाई, ठीक है। तो रॉ ए डी वाई, ये तो हो गया डीएम की वैल्यू। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम इसके साथ दोस्तों? No, sir. Okay. नो प्रॉब्लम। तो ये बेटा dQ1 की वैल्यू हो गई कि यार उसको वाटर को फ्रीज होने के लिए इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ अब ये एनर्जी जो रिलीज होगी ये कहाँ जाएगी, तो सराउंडिंग में जाएगी। कहाँ पर जाएगी, सराउंडिंग में। कैसे जाएगी, कंडक्शन से। अच्छा कितनी जाएगी, तो बेटा जितनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई वो सारी की सारी आइस के थ्रू फ्लो होती हुई सराउंडिंग में जाएगी, बाहर नेगेटिव टेम्परेचर को जाएगी, है ना। तो हम बोलेंगे कि हीट, हीट कंडक्टिंग या फिर हीट हीट थ्रू थ्रू द आइस लेयर, या हीट पासिंग थ्रू, ऐसे लिख देने ज्यादा बेटर रहेगा। हीट पासिंग थ्रू द आइस लेयर बाय कंडक्शन, या बाय कंडक्शन प्रोसेस, है ना, बाय कंडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर सर क्या हो रहा है, हाँ बेटा बोलो। सर जब वो डीएम वाला जो होगा
फ्रीज होगा तो हीट रिलीज होगी, तो shouldn't it go in the water? 4 degrees water वाले नो part. नो बेटा, हमेशा हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट जाती है, समझ रहे हो? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाती है, बाहर की तरफ नेगेटिव टेम्परेचर है, और 0 डिग्री सेल्सियस वाली जो लेयर है वो फ्रीज हो रही है। आई यू गेटिंग? हेलो? हाँ यस सर, तो तो वो जीरो वो से फ्रीज माइनस की होगी। तरफ जाएगी ना। हाँ, अच्छा, तो हीट रिलीज हुई वो कोल्ड वाले की तरफ जा रही है। यस बेटा। सर तो तो आइस हम मेल्ट वो भी होगा ना फिर तो, मेल्ट क्यों होगा क्योंकि बेटा? हीट उसके तरफ जा रही है ना। ऐसा नहीं होता है, सुनो सुनो, ऐसा नहीं होता है बेटा। देखो, यदि हीट यहाँ पर, सुनो, यहाँ पर कोई हाई टेम्परेचर होता, 0 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर होता ना, तो मेल्ट होती। ये 0 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर थोड़ी है, तो 0 डिग्री का टेम्परेचर है, समझ में आया? हीट का मतलब हमेशा आप वो गर्म से मत लिया करो, हीट का मतलब एनर्जी फ्लोइंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, आर यू गेटिंग? अब वो जरूरी नहीं है कि वहां पर वो हीट का मतलब वो नहीं होता जो आइस को वो टेम्परेचर इंक्रीज कर ले या आइस को मेल्ट कर ले, वो हीट नहीं होता। हीट का मतलब सिर्फ एनर्जी फ्लोइंग। तो मतलब आप ये समझ लो कि एनर्जी जो है इस वाटर से फ्लो होकर आइस के थ्रू फ्लो होकर बाहर सराउंडिंग में जाती है, जो कि नेगेटिव टेम्परेचर पर है। अभी आया फीलिंग? अच्छा यस यस, मैं यस वो बेटा, वाला ये ही ले रहा था कि जो हीट होता है आइस को मेल्ट कर देता है, इसलिए। तो अब हम इसके लिए क्या लिखते थे, याद है आपको बच्चों? तो लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वाला तो हो गया। अभी कंडक्शन प्रोसेस के लिए हम लोग क्या लिखते थे? यस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, याद है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट dq अपॉन dt, दैट इज के ए डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है, तो माइनस ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, जो भी नेगेटिव टेम्परेचर वो यहाँ पर हमने डाल, देखो जैसे कि -2 डिग्री सेल्सियस है ना, तो आप थीटा की वैल्यू सिर्फ 2 डालोगे, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस ऑलरेडी ले लिया है। आर यू गेटिंग? मैंने यहाँ माइनस ऑलरेडी ले लिया है, तो यदि आपको बाहर -2 डिग्री सेल्सियस लिखा है ना, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2 डालना है। ओके, तो अब यहाँ पर अपॉन जो भी इसकी लेयर की थिकनेस है, तो वो y है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक y, इस y थिकनेस से हीट फ्लो होकर बाहर जा रही है ना, तो इसलिए। ठीक है, हो गया अपना काम। अब यहाँ से dq की वैल्यू आ जाएगी, ये dq2 की वैल्यू आप लिख लो k a। यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनस माइनस प्लस का थीटा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर dt आ जाएगा और नीचे dy आ जाएगा, दैट्स इट, है ना? समझ में आया? सॉरी, डीवाई नहीं, वाई आ जाएगा, मैंने डीवाई क्यों लिखा, वाई, या अभी ठीक है। समझ आया दोस्तों? तो आपको इस डेरिवेशन से कुछ नहीं है, आपको तो वैसे भी लास्ट फॉर्मूला आएगा, उससे लेना देना है। ठीक है, हेडिंग बेटा लास्ट क्लास में नोट करवा दी थी मैंने, वही हेडिंग है इसकी। ठीक है, क्या ये दोनों मिल गए? अब आपको इतना समझ में आया कि जितनी हीट रिलीज हुई आइस के फ्रीज होने, मतलब वाटर के फ्रीज होने से, वो सारी सारी कंडक्शन के थ्रू बाहर जा रही है, तो हम बोलेंगे कि बेटा, आप मत ड्रॉ करो कुछ भी, तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि सारा का सारा यहाँ से फ्लो होकर जा रहा है, तो हम कहेंगे कि दैट इज dq1 इज इक्वल टू dq2। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर लो, तो रॉ ए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू dy एंड दैट विल बी इक्वल टू dq2। इसको आप लिख सकते हो k a थीटा dt, और यहाँ पर आप लिख सकते हो y। ठीक है, एक जैसे कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ एक ले लो और दूसरे टाइप के एक तरफ, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बोलिए दोस्तों? हेलो, क्या करूं? कैंसिल करूं? एरिया से एरिया को कैंसिल कर सकता हूं, नहीं? ओके, और कौन कैंसिल हो रहा है? और कोई कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे dt, एक तरफ तो सिर्फ dt को रख लो और दूसरी तरफ बाकी सारी चीजों को ले लो, तो रॉ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू y dy, और नीचे कौन बच रहा है, k, और कौन बच रहा है, थीटा, ये बच रहा है बस। ओके, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो, तो यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन, कि कितना टाइम लग रहा है जमने में, है ना उसको,
तो ये 0 से लेकर y ऐसा ले लो आप, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आप ले सकते हो ये सारी टर्म एज इट इज के थीटा। तो ये y कहाँ से, सॉरी टाइम 0 से t लेना था। और बेटा जो आइस फ्रीज हो रहा है, या तो 0 से y ले लो या y1 से y2 तक, ठीक है। मान लिया कि पहले से y1 फ्रीज हो चुकी थी, अभी y2 तक फ्रीज होनी है, तो हम एक बार तो 0 से y ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा t, और यहाँ पर आ जाएगा रॉ एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। यहाँ पर y²/2 के थीटा, इंटीग्रेशन करने पर यही आता है, So ठीक है। what is theta? थीटा इज टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर। सब T ले लो ना प्लीज, वो एंगल जैसा मैं लगता है। इसको टी ले लूंगा तो कंफ्यूज तो नहीं होगे? तो नहीं, लास्ट टाइम आप नहीं T नहीं, लिए मैंने थे। इसको थीटा इसलिए लिया बेटा क्योंकि जैसे कि इसको आपको है ना केल्विन में नहीं लेना है, समझ रहे हो, ये डिग्री सेल्सियस में ही लेना है, ओके। अच्छा मैं ओके लिख सर। दूंगा, यहाँ सारी चीजें लिख लूंगा, है ना। रॉ इज डेंसिटी ऑफ वाटर, वाई थिकनेस ऑफ आइस लेयर, थिकनेस ऑफ आइस, के थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, बाहर का जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। और एल एफ क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। So here, यस so your density of water and ice is considered the same. बेटा, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, हियर वाटर इज फ्रीजिंग, राइट। तो Yes. जब वो फ्रीज कर रहा है तब वो वाटर ही है ना, Yes. इसलिए हम वाटर की लेंगे, ठीक है। And sir, also is theta measured in Kelvin or Celsius? डिग्री सेल्सियस, Okay, sir. ओके। हाँ, अब आपको यहाँ पर एक चीज याद रखना है, यहाँ पर एक नोट लिखते हैं, हियर in this formula theta is in degree Celsius and should be placed its magnitude on and should be placed without sign, without sign। बेटा आपको विदाउट साइन क्यों डालना है बोलो? क्योंकि मैंने ऑलरेडी, देखो यहाँ बाहर क्या लिखा है, ये दिख रहा है आपको, -θ°C, मतलब मैंने माइनस ऑलरेडी ले लिया। जैसे कि सराउंडिंग का टेम्परेचर -5°C है, तो आपको थीटा की जगह सिर्फ 5 डालना है, ठीक है। समझ आया? ओके दोस्तों, क्या तो कर ली। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स इट। डेरिवेशन से इतना कुछ काम नहीं है ना, या बट नोट करना चाहते हो नोट कर लो। सर ice is a poor conductor of heat ना, हमने यस, वो जूनियर क्लासेस में पढ़ा था। हाँ हाँ, मैं लिखूंगा, वो पॉइंट भी लिखूंगा, रुको, है ना। पढ़ो पर। आइस इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए क्या होता है कि जो फ्रीजिंग का जो टाइमिंग है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है ना, ये रेट हमेशा सेम नहीं रहती है, ओके। बस ये एक स्मॉल लेयर को जमने के लिए जितना टाइम लगेगा उसके लिए ये ठीक है, फिर ये चेंज होता रहता है, फिर ये फॉर्मूला फेल हो जाता है, ठीक है। So फिर जब heat release हो गई, how will it go pass through ice to a negative temperature if ice बेटा is like a poor बेटा conductor? ये पुअर कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर तो नहीं है ना। अच्छा ओके सर। थोड़ी बहुत फ्लो होती है, ठीक है। और बाकी बाकी कहाँ पे जाएगी? मतलब जितना फास्ट मेटल में होती है उतना फास्ट नहीं होती, लेकिन यहाँ स्लोली स्लोली होती रहती है बेटा। एक्चुअली क्या है देखो, जितनी हीट बाहर निकलेगी उतना ही आइस फ्रीज होगा, उतने ही मतलब एनर्जी, उतनी ही एनर्जी का आइस फ्रीज होगा। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी से या नीचे, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? हाँ यस सर, लाइक हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप। हाँ, ठीक है।
जितनी हीट रिलीज हुई वो ही बाहर निकल पाएगी, बट स्लोली स्लोली। सर फिर वो 4 डिग्रीज वाटर कैसे मेंटेन रहता है नीचे? बेटा वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद, ठीक है? ओके ओके सर, हेडिंग बता दो ना एक बार प्लीज। हाँ, ये लास्ट क्लास में लिखा था ना हमने। चलो जल्दी से नोट करो बच्चों, अभी बहुत कुछ करना बाकी है हमें। Can you show the lower part? दिस वन ऑल ऑफ यू नोटेड? ये लास्ट क्लास में इसकी हेडिंग डाल दी थी हमने। बड़े आगे। Sir, can you please scroll down? d थीटा 1 इज इक्वल्स टू d थीटा 2। हाँ बेटा, हर्षिल क्या होता है कि देखो, इसका मतलब यह है कि वही हीट ट्रांसफर होकर बाहर जाएगी जो कि आइस वाटर के फ्रीज होने से रिलीज हुई। समझ में आया? ओके, जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है वो आइस से फ्लो होकर बाहर जाती रहती है। dq1 हीट रिलीज हुई तो वो फ्लो होकर बाहर चली जाएगी, और उसी को हम dq2 बोल रहे हैं। सर वो बिटवीन 4 डिग्रीज वाटर एंड दैट फ्रीजिंग लेयर, उसके बीच में क्या होगा? बिटवीन 4 डिग्री एंड फ्री, हाँ, आप जैसे जैसे यहाँ से नीचे बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे होगा, ठीक है ना? अच्छा, हाँ, लेकिन जो बॉटम मोस्ट होगा वो 4 डिग्री का होगा, ठीक है? 4 डिग्रीज के बाद भी नीचे से 4 डिग्रीज ही होगा ना? ऐसा नहीं ना, 5 डिग्री 6 नहीं, बस डिग्री? 4 डिग्री सबसे लास्ट, नीचे वाला सबसे नीचे जो होगा वो 4 डिग्री का। यस बेटा। ओके। हाँ, वो रीजन थोड़ी सी देर में एक्सप्लेन करूंगा, है ना? Can you please scroll little up? I'll take a screenshot. सर थोड़ा नीचे कर लो। ओके यस सर, डन। ओके, तो यहाँ तक आपने ये लिख लिया। उसके बाद एक पॉइंट हम और लिखेंगे यहाँ पर, ये है बेटा कि आइस इज अ पुअर कंडक्टर, है ना? आइस इज अ पुअर कंडक्टर of heat. Therefore,
the rate of increase of thickness, rate of increase of thickness of ice on lake decreases with time. With time. इसीलिए बेटा लेक ना पूरा बॉटम तक फ्रीज नहीं हो पाती है, ठीक है? दैट्स इट. ओके, नोट कर लो बेटा इसको. चलिए, हो गया, आगे बढ़े. तो क्वेश्चन है फाइंड द टाइम टेकन to increase the thickness of ice, thickness of ice in lake या pond from y1 to y2. y1 से लेकर y2 थिकनेस तक इंक्रीज होने में कितना टाइम लगा? तो आप बोलोगे कि कोई बात नहीं, हम अभी बता देंगे. हमने ये देखा था क्या कि देखो यहाँ पर मैंने लिमिट क्या डाली, 0 से y, है ना? यदि मैं इसको y1 से y2 तक कर लूंगा तो यही फॉर्मूला आएगा, जस्ट लिमिट चेंज हो जाएगी, है ना? तो आप लिख लोगे कि T इज इक्वल्स टू रॉ latent heat of fusion, sorry, raw latent heat of fusion, यहाँ पर y स्क्वायर आया था अपॉन 2k थीटा. तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लिमिट को y1 से y2 तक डाल देना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रॉ LF y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2k थीटा. गॉट इट दोस्तों? क्या आपको ये बात समझ आई? दैट्स ऑल. ठीक है, देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला है ना, 0 से y लिया था तो अभी हमने y1 से y ले लिया है, ठीक है? तो बात वही है. क्लियर दोस्तों? नोटेड दिस वन? ओके, अब वाटर के बारे में लिखेंगे कि वाटर की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है बेटा? वाटर का जो बिहेवियर है वो एकदम डिफरेंट है. आप किसी भी चीज को हीट करते हो ना बेटा, तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन वाटर एक ऐसी चीज है जो हमेशा इस चीज को फॉलो नहीं करता. हाँ, हीट करने पर वाटर की डेंसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन एक टेम्परेचर रेंज को, एक टेम्परेचर रेंज है जो इसको फॉलो नहीं करती है ना. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो स्टामा करके एक पॉइंट, anomalous behave या expansion of water, ठीक है? ये हेडिंग डाल दो. इसमें लिखो सबसे पहले जनरली density of all materials, मेनली लिक्विड्स की बात करते हैं, लिक्विड्स. यहाँ पर आप मटेरियल्स की बजाय लिक्विड्स ही लिख लो तो बेटर है, क्योंकि जब तक एक्सपैंड नहीं होगा डेंसिटी चेंज नहीं होगा ना, इसलिए. तो जनरली डेंसिटी ऑफ ऑल लिक्विड्स
increases with temperature, but water shows an abnormal behavior between temperature 0 degree Celsius to 4 degree Celsius. ठीक है, यानी कि वाटर क्या करता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर रेंज में डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। यानी कि आप 0 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर यदि 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हो तो इसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। वेट, जनरली डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, सॉरी यहाँ डिक्रीजेस लिखना था, मैंने गलती से इंक्रीज लिख लिया, वो वाटर का इंक्रीज होता है 0 से 4 तक। या सो डिक्रीजेस, बेटा या डिक्रीजेस लिखना है ना। देखो जैसे जैसे लिक्विड होता है ना, देखो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब किसी भी चीज को हीट करते हैं ना तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। तो इसलिए बेटा देखो यहाँ पर डिक्रीज लिखना है ना। जनरली सारे मटेरियल्स की डेंसिटी जो होती है हीट करने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन जब हम बात करें वाटर की तो वो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस में डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ वाटर increases from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius and decreases on further increasing the temperature, ठीक है, the temperature। तो मतलब एक बात हमें समझ में आ गई, hence density of water is maximum at 4 degrees Celsius। क्लियर दोस्तों? तो मतलब आप 4 डिग्री सेल्सियस से यदि टेम्परेचर कम करोगे तो वे डेंसिटी डिक्रीज होगी, और 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो भी डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो यही इसका डिफरेंट बिहेवियर है। ओके, आप यहाँ पर ग्राफ लिख सकते हो, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हो गया डेंसिटी रॉ, और यहाँ पर आप लिख सकते हो टेम्परेचर। अब यदि इसका हम लोग यदि डायग्राम ड्रॉ करें तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कर्व होगा ना ये कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि डेंसिटी जो है मैक्सिमम रहेगी 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर ग्राफ पे कोई लाइन को टच नहीं करेगा? बेटा वो अपन 0 डिग्री तक मतलब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो करेगा ऑब्वियसली, है ना। अच्छा ओके। So can you just pull up? क्या है कि मैंने नेगेटिव टेम्परेचर्स का आपको शो नहीं किया ना, तो अब वो क्या है कि इस लाइन को क्रॉस करके भी जाएगा, नेगेटिव टेम्परेचर शो करूंगा तो, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम है और 4 डिग्री से कम टेम्परेचर पर डिक्रीज हो रही है डेंसिटी, और इधर भी
समझ में आया? यस सर। मैं सिर्फ इतना शो करना चाहता हूँ इस कर्व से कि 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर जाने पर भी डिक्रीज होगी और कम टेम्परेचर पर भी डिक्रीज होगी। या चलिए अब नोट कर लीजिए इसको। So can you please scroll more up? तो बेटा आपको पता है जितनी ज्यादा डेंसिटी होती है वो चीज उतनी ज्यादा भारी होती है, वो उतनी ही ज्यादा नीचे जाती है लिक्विड में, है ना? तो आप जैसे कि आपने 2 बॉल्स ले ली, एक का वाटर से ज्यादा डेंसिटी और एक का वाटर से कम डेंसिटी है, तो जिसका वाटर से ज्यादा डेंसिटी है ना वो तो नीचे चला जाएगा, वो सिंक हो जाएगा, और जिसका वाटर से कम डेंसिटी है बेटा वो फ्लोट करता रहेगा। तो लिक्विड में क्या हो रहा है कि जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा भारी है वो एकदम नीचे जाकर सेटल हो जाता है, और जिसकी कम डेंसिटी है वो बेटा ऊपर ऊपर फ्लोट करता रहता है। तो सिंपल सी बात है कि यदि आप देखोगे जब लिक्विड, जब ऊपर की लेयर फ्रीज हो गई तो ऊपर आप बोलोगे नेगेटिव टेम्परेचर है, जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस, फिर क्योंकि वो सबसे लाइट वाटर है, सबसे कम डेंसिटी वाला वाटर क्या हुआ 0 से 4 में, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक में सबसे लाइट वाटर कौन सा है, सबसे मतलब कम डेंसिटी वाला वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का। फिर 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 3, फिर 4 वाला जो है वो सबसे हैवी वाटर है, मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला वाटर है, इसलिए वो सबसे नीचे रहता है। अब यदि आप 5 डिग्री, आप बोलोगे कि सर फिर 5 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस भी तो हो सकता है। बेटा 5 डिग्री सेल्सियस की जो डेंसिटी होती है ना वो 4 डिग्री से कम होती है, तो इसका मतलब समझ लो कि 5 डिग्री सेल्सियस वाला 4 डिग्री के ऊपर आ जाता है। जैसे ही वो 4 डिग्री के ऊपर आता है तो वो 3 डिग्री से कांटेक्ट में आता है, उससे लोअर टेम्परेचर के कांटेक्ट में आके वो भी 4 डिग्री से कम हो जाता है। समझ में आया? तो Yes. बेसिकली नीचे की तरफ सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस का ही बचता है। तो सर सबसे, हाँ बेटा, सर जो आइस होगा वो थिक होता रहेगा? हाँ बेटा, आइस थिक होता जाता है, डिपेंड्स ऑन आउटर टेम्परेचर, ठीक है? सर तो like how do fish survive because the बेटा ice सुनो will सुनो become सुनो thick now? सुनो, मैंने क्या बोला, एक लेक है, ठीक है, ये एक लेक ले ली मैंने, फिश के सर्वाइवल की बात करते हैं। यहाँ से यहाँ तक अभी आइस की लेयर जम चुकी है, ये आइस है। Yes. अब मैंने बोला कि आइस जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो अब क्या है, धीरे 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 हीट जो है वो बाहर की ओर जाना बंद हो जाती है, मतलब अब ये यहाँ पर मेल्टिंग होना, सॉरी यहाँ पर फ्रीजिंग होना धीरे 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 सीज हो जाती है। तो एक लिमिटेड लेयर जमने के बाद ये अब और ज्यादा फ्रीज नहीं होगी, है ना? और ज्यादा फ्रीज नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे आइस की लेयर थिक होती जाती है कंडक्शन कम होता जाता है, जब हीट बाहर ही नहीं जाएगी तो यहाँ पर फ्रीजिंग कैसे होगी, तो यहाँ पर फ्रीजिंग होती ही नहीं है। फिर यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस बचता है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और नीचे 4 डिग्री। तो बेटा यहाँ नीचे पूरा वाटर रहता है, ठीक है? तो अब वहां पर जो भी फिश वगैरह होते हैं वो अपने अपने टेम्परेचर टॉलरेंस के हिसाब से अपनी देख लेते हैं, अपनी जगह देख लेते हैं, ठीक है? तो इसमें ये आराम से सरवाइव कर जाता है, ठीक सर है? हाँ बेटा बोलो। सर सपोज जो ऊपर का जो आइस का लेयर है that is at हाँ -5 डिग्री सपोज, हाँ तो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट में जो वाटर होगा हाँ वो फ्रीज नहीं होना शुरू करेगा बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में? बेटा होगा ना, देखो यही तो बोल रहा हूँ मैं। सुनो सुनो सुनो, आप यहाँ पर बात करो -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? यहाँ से यस यहाँ तक यस ऑलरेडी फ्रीजिंग हो चुकी है ना? यहाँ से यहाँ तक फ्रीजिंग हो चुकी है, समझ आया? यस यस। अभी आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, समझ आया? तो हाँ, तो जीरो वहाँ पे मिलेगा तो फिर फ्रीज नहीं होगा, और क्योंकि ऊपर बेटा -5 है ना। वही बोल रहा हूँ, सुनो कि अब यहाँ से यहाँ तक लेट से आपने बोल दिया कि ये पूरी आइस की लेयर है और ये -5 डिग्री सेल्सियस की है, ठीक है? ये -5 डिग्री सेल्सियस की यहाँ से यहाँ तक अभी पूरी तरह से आइस की लेयर जम चुकी है, और ये आइस की थिकनेस इतनी हो गई कि अब जो हीट जो है, जो बाहर जाने वाली हीट है वो नेग्लिजिबल हो गई। क्या हो गई? नेग्लिजिबल। अब और हीट फ्लो होकर बाहर जा ही नहीं रही है, तो बेटा और कैसे फ्रीज होगी? बेटा फ्रीज होने के लिए जरूरी चीज क्या है? dQ2 जो है वो नॉन जीरो रहे, मतलब हीट फ्लो होके कंडक्शन होता रहा है बेसिकली। अभी यस कंडक्शन ही नहीं हो पा रहा है तो और कैसे फ्रीज होगा? नहीं हो पाएगा ना। क्लियर? यस सर। हाँ।
अभी आप अब देखो, अब ये 5 डिग्री सेल्सियस है, तो ये अब इतनी इतनी थिकनेस रहेगी, ये y1 थिकनेस ही रहेगी। अभी ये फिक्स हो गई है ना। अब आप यहाँ पर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस करते हो तो फिर क्या होता है, और लेयर आगे जमना शुरू हो जाती है। समझ में आया? तो सराउंडिंग का Yes. टेम्परेचर यदि इंक्रीज, मतलब और भी नीचे फॉल कर गया तो और ज्यादा फ्रीज होना शुरू होगा, वरना नहीं। ठीक है। So can you show the upper part? यस, यहीं तक। यस बेटा, 10th ग्रेड में बहुत डिटेल्स में पढ़ाते हैं ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन Done, देते sir. हैं कि बस इसका ऐसा बिहेवियर होता है। तो इसके ऊपर 1 सेकंड दिखा सकते हो? I'll take a screenshot. दिस वन। Yes, sir, done. तो ये तो डेंसिटी का हो गया। अब इसके वॉल्यूम की बात करें तो बेटा डेंसिटी एंड वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम की बात करें तो कैसा रहेगा, ये टेम्परेचर और यहाँ पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मिनिमम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। देखो इस कर्व को और भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर नेगेटिव टेम्परेचर वगैरह वो शो नहीं किए, तो फिर ये और भी चेंज होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये शो करना चाहता हूँ 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास कैसा रहेगा, इसलिए ये ड्रॉ किया है मैंने। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का कर्व ऐसा रहेगा। ओवर नोटेड। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा कन्वेक्शन। बेटा ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इसका नॉलेज चाहिए, तो वो मैं बता रहा हूँ कन्वेक्शन क्या होता है। बेटा कन्वेक्शन मेनली फ्लूइड्स में होता है। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड एंड गैसेस में, जिनके मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं आराम से, है ना। अब सॉलिड में तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की फिक्स होती है पोजीशंस, लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विड्स एंड गैसेस की, तो इनके मॉलिक्यूल्स खुद ट्रैवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो जब कभी भी हीट ट्रांसफर इस तरह से हो कि मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स खुद अपने प्लेस से मूव करके हीट ट्रांसफर करें, समझ में आया, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस। क्या आप समझ पाए? या तो लिख लीजिए, इन दिस प्रोसेस, या फिर डायरेक्टली लिख लो, द ट्रांसफर ऑफ हीट, द ट्रांसफर ऑफ हीट takes place by transfer of heat from one place to another place, one place to another place, one place to another place by the movement
of the molecules या particles of the material. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट from one place to another place by movement of the particles of the material, या फिर मीडियम बोल सकते हो, मटेरियल या फिर मीडियम बोल सकते हो, है ना। तो मीडियम और भी ज्यादा बेटर रहेगा, मीडियम। ठीक है, इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो बेटा क्या होता है, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो खुद ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाते हैं और हीट को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ वाटर। बेटा पानी गर्म किया है कभी? वाटर बॉईल किया है यस कभी? सर, यस आपने देखा होगा कि नीचे का पानी ऊपर आता जाता है, इस तरह से आप ध्यान से उसको देखोगे तो आपको दिखेगा ऑटोमेटिकली कि ऊपर की ओर मोशन हो रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है। मतलब आप यदि उसको आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ ये पूरा वाटर है, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप इसको हीट कर रहे हो ना, तो वैसे वैसे ये इस तरह से चल रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। सर, ये गैस में भी होगा ना? हाँ बेटा, और गैस ओके। में इस तरह से नहीं होता। गैस में क्या होता है, गैस में वी कैन से कि मतलब मॉलिक्यूल्स खुद ही ट्रैवल करके जा रहे हैं, राइट। तो जैसे कि उस आप कहीं पर आग लगती है ना, और आप आग से थोड़ी दूर खड़े हो, लेकिन फिर भी आपको क्या होता है, जैसे जैसे आपके पास एयर आती जाती है, हवा आती जाती है, तो आपको लगता है विंड के साथ आपको हीट फील होती है। यस, यस सर। तो बेसिकली ये एयर में भी होता है ऑब्वियसली, और लिक्विड्स में भी होता है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, इसमें क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, जैसे ही आपने नीचे से हीट किया इसको, तो नीचे से टेम्परेचर बढ़ गया, तो फ्लूइड का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। तो बेटा जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, और डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे की तरफ मूव करता है। तो उस लिक्विड की जो अपर लेयर्स होती है, उस कंटेनर में जो अपर लिक्विड होता है, उसकी डेंसिटी अब क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर थोड़ा कम है, इसलिए वो नीचे मूव करता है। ठीक है, समझ आया? तो हीट गेन करके डेंसिटी डिक्रीज होती है नीचे वाले लिक्विड की, इसलिए वो ऊपर मूव करता है। और ऊपर वाला लिक्विड का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, तो वो नीचे मूव करता है। इस तरह से क्या रहता है, ये कंटिन्यूअसली ऐसे मूव करते जाते हैं। ठीक है, और हीट ट्रांसफर होता जाता है, पूरा लिक्विड गर्म हो जाता है। हो गया? समझ आया? बस यस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं लिखा होगा, है ना। यस, तो बबल्स की फॉर्म में वैसे ही हमने को दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ वाटर या हीटिंग ऑफ वाटर, है ना। तो ये हो गया कन्वेक्शन। बस इससे ज्यादा इसमें हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज नॉट इन द सिलेबस। ठीक है, तो बेटा इसी तरह से हम फोर्स कन्वेक्शन भी करा सकते हैं। फोर्स कन्वेक्शन कैसे होता है? फोर्स कन्वेक्शन का मतलब होता है कि कहीं पर हमने हीट प्रोड्यूस की, लेट से आग जला दी, अब आपको क्या कर रहे हैं, थोड़ी डिस्टेंस पर वो हीट भेजनी है, लेकिन फायर वहां तक नहीं जानी चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक फैन या कुछ ऑन कर लोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, गरम गरम एयर वहां तक पहुंच पाएगी, है ना। लेकिन फायर नहीं जाएगी, सिर्फ एयर जाएगी। ठीक है, विंड, एक तरह से फोर्स विंड बोल सकते हो आप। क्लियर? सर, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज भी यही होता है ना? हाँ, यस, करेक्ट, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, सही बोल रहे हो। ठीक है, ओके दोस्तों, डन। या तो यहाँ तक ये सब चीज कंप्लीट हो गई। आगे बढ़े, चलो।
Write down radiation. Next heading, radiation. ये हीट ट्रांसफर का सबसे लास्ट पार्ट है, इसमें काफी टाइम लगता है बेटा। कन्वेक्शन में कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएगा तो बस इतना ही, बस ये पता होना चाहिए, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। कन्वेक्शन इज नॉट इन द जेई सिलेबस, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि कन्वेक्शन में एक्चुअल में होता क्या है। रेडिएशन। अब रेडिएशन का मतलब ये होता है बेटा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हीट ट्रांसफर हो रही है और उस ट्रांसफर के लिए किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं है, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें पता चल रहा था कि कंडक्शन मेनली सॉलिड्स में हो रहा था, कन्वेक्शन की बात कर रहे थे तो वो फ्लूइड्स में हो रहा था, लेकिन रेडिएशन की बात करें तो किसी भी मीडियम की जरूरत ही नहीं है ना। सन से हीट आ रही है अर्थ तक, बीच में वैक्यूम भी है लेकिन फिर भी ट्रैवल कर पा रही है। इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी कि रेडिएशन है, ठीक है। तो बेसिकली रेडिएशंस आर जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नथिंग एल्स, ओके। तो उनके पास एनर्जी एंड मोमेंटम होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास। तो बस आप ये समझ लो कि ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस विदाउट एनी मीडियम, इट कैन occur in vacuum also, ठीक है। चलिए लिखिए, the process of transfer of heat, process of transfer of heat from one place to one place to another place, another place without heating the intervening medium is called radiation, ठीक है। समझ में आया? सर हाँ बेटा। सर बट जब लाइक स्पेस से मतलब सन से रेडिएशन आता है तो एयर तो हीट होती है ना, मतलब बेटा लेकिन एटमॉस्फेयर। बीच में वैक्यूम भी तो है, ये एयर तो सिर्फ अर्थ के आसपास है ना। यस यस। हाँ, लेकिन और ऊपर जाते जाओ एयर खत्म हो जाएगी, वैक्यूम मिलेगा आपको, है ना, स्पेस नहीं में। सर, आपने लिखा ना विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग मीडियम, दैट्स हाँ व्हाई आई वाज आस्किंग। हाँ, नहीं नहीं, कहने का मतलब यह है कि इसको, मतलब इट इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है ना। Air is अच्छा not a अच्छा। medium here. It's coming in the form of light and hitting the surface, right? And thus air is getting heated alongside it. या इट इज कमिंग इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जस्ट लाइक लाइट। यस, करेक्ट। ओके ओके सर। या विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम का मतलब सिर्फ ये है कि मीडियम का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है इसके ट्रांसफर में, ठीक है। हीट के ट्रांसफर में मीडियम का कोई रोल नहीं होता, तो वो रेडिएशन है, ठीक है। we can say we can say it is electromagnetic energy transfer, energy transfer in, या फिर we can say it is transfer of heat in form of electromagnetic wave, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है ना। यदि आपको इतना नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो it is the transfer of heat, it is the transfer of heat in form of electromagnetic wave, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जो कि वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू
एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में है ना, एनी मीडियम और वैक्यूम, और वैक्यूम, एनी मीडियम और वैक्यूम, ठीक है। तो बेसिकली हीट का ट्रांसफर हो रहा है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे कोई भी मीडियम हो ये ट्रैवल कर सकती है, Sir, और वैक्यूम हो तो भी ट्रैवल कर सकती है। हाँ बेटा बोलिए। if it's an electromagnetic wave, it should be optical medium, right? नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। बेटा ऑप्टिकल तब काम आता है, ऑप्टिकल मीडियम से लेना देना तब होता है जब विजिबल रेंज हो, है ना। Okay. It comes in UV. बट दिस इज इनविजिबल राइट, मतलब इट इज नॉट इन विजिबल रेंज, इट्स वेवलेंथ इज नॉट इन विजिबल रेंज, ओके। Yes. So it's in the form of infrared or ultraviolet. हाँ या वी कैन से, ठीक है। इट डिपेंड्स, देखो बेटा एक्चुअली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि वेवलेंथ कितना होगा, ठीक है ना। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि वेवलेंथ कितनी होगी, है ना। अब टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो वो टेम्परेचर और वेवलेंथ का रिलेशन भी आगे देखने को मिलेगा, आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, अभी बस ये बेसिक बेसिक सा कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन चल रहा है, क्लियर। तो बेसिकली मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रोपगेशन, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, क्या मुझे लिखने की जरूरत है अलग से पॉइंट। मैंने वैसे यहाँ पर लिख दिया है कि वैक्यूम मतलब मीडियम की जरूरत ही नहीं है इसके लिए, ठीक है, मीडियम की जरूरत नहीं है। लिखना चाहो तो लिख लो, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड for the propagation of heat, for the propagation of heat in radiation process। तो रेडिएशन से यदि हीट कहीं पे भी ट्रैवल कर रही है तो कोई मीडियम की जरूरत नहीं, हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हाँ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी बॉडी एवरी बॉडी हैविंग टेम्परेचर अबोव 0 केल्विन बेटा 0 कैसे लिख लूं या पूरा 0 केल्विन वैसे लिखूं, क्या अच्छा रहेगा आपको। Absolute zero. हाँ ठीक है, सॉरी केल्विन, 0 केल्विन। तो कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट 0 से ज्यादा है तो वो रेडिएशन करती ही है, ठीक है, ओके, एमिट्स थर्मल रेडिएशन। रिमेंबर दिस पॉइंट, 0 केल्विन से ज्यादा कोई भी बॉडी होगी, हाँ अब होगा क्या, वो साथ में एब्जॉर्ब भी करती जाएगी और रिलीज भी करती जाएगी, वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अभी आप इतना याद रखो कि 0 केल्विन से ज्यादा किसी भी बॉडी का यदि टेम्परेचर है तो वो आराम से क्या कर पाएगी, रेडिएशन कर पाएगी। नहीं बेटा कन्वेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, कन्वेक्शन के में मीडियम के मॉलिक्यूल खुद ट्रैवल करते हैं, इसको तो मीडियम ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है। चलिए तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं अपन, इसको नोट कर लो पहले सब लोग, नोट डाउन दिस, ओके।
जल्दी 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 ट्राई करते हैं कि आज ही खत्म हो जाए रेडिएशन। नॉट इट। अच्छा, अपर पार्ट कन्वेक्शन देखना है आपको। डन। तो दोस्तों अब हम लिखते हैं इंटरैक्शन। ये सिर्फ समझने की चीज है, ठीक है ना, इन चीजों को कुछ मतलब नहीं करना पड़ता है, ये दिमाग में फिट हो जाती है, ठीक है। तो इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, विथ मैटर। मतलब रेडिएशन कभी भी किसी भी मैटर पर या मटेरियल पर फॉल करती है तो क्या होता है। तो बेटा आप ऐसा मान लो कि ये कोई बॉडी है और हमने मान लिया कि इस पर रेडिएशन फॉल हो रहा है, मतलब क्यू अमाउंट ऑफ हीट आ रही है बाय रेडिएशन, और ये इसके ऊपर इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन ये हीट यहाँ पर फॉल की। अब जैसे ही हीट यहाँ पर फॉल की तो क्या क्या हो सकता है, आप बता सकते हो क्या क्या हो सकता है। हेलो। तो Some will थोड़ा सा enter, some रिफ्लेक्ट हो will जाएगा। absorb. ओके, थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और Some will enter the body. ओके बॉडी में एंटर हो Will जाएगा। be absorbed ओके, by the body. Will be absorbed. एब्जॉर्ब, वेरी गुड। तो हाँ हाँ, आप सबका सही है, मतलब आप सबका कंबाइंडली यदि मिला दूं तो वही आंसर है। तो कुछ पार्ट तो होएगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसके ऊपर गिरा तो उसमें से रिफ्लेक्टेड को क्यू आर बोल देता हूँ, ठीक है। अभी कुछ पार्ट ना ये सरफेस जो होगी, ये बॉडी जो होगी एब्जॉर्ब कर लेगी, खा जाएगी कुछ पार्ट इसका, है ना। तो उसको अपन बोल लेंगे कि ये क्यू एब्जॉर्ब, कुछ पार्ट तो है वो एब्जॉर्ब हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट जो हो जाएगा वो इससे पास होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बचा हुआ पार्ट जो बाहर निकला है उसको हम बोलेंगे क्यूटी, ट्रांसमिटेड, ठीक है, वो ट्रांसमिट होके बाहर आ गया। और अंदर की तरफ जो कुछ भी रह गया होगा, तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐसे इसको ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। Or यहाँ पर हीट ज्यादा थी, हाँ we can also have a situation where the absorbed heat will heat up the body, and then that heated up body will transmit the Q2 QT. हाँ, वो बेटा मतलब ये इस बॉडी का रेडिएशन होगा, वो डिफरेंट चीज है ना। पहले कोई भी बॉडी क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, और अपने खुद के टेम्परेचर की वजह से वो क्या करती है, वो हीट को रेडिएट भी करती है। तो मैं यहाँ पर इस बॉडी के रेडिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई रेडिएशन इस बॉडी पर फॉल हो रहा है तो ये बॉडी में क्या क्या हो सकता, मतलब उस रेडिएशन का क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बॉडी क्या करेगी उससे कोई लेना देना नहीं है। आर यू गेटिंग? ओके। Yes. वो रेडिएशन कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं क्या। तो हम लिख सकते हैं व्हेन थर्मल रेडिएशन, जल्दी जल्दी लिखते जाओ बेटा। व्हेन थर्मल रेडिएशन Q falls on a body, falls on a body,
they are partly reflected, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, partly absorbed and partly transmitted, partly transmitted. ठीक है, तो बेसिकली आप लिख सकते हो यहाँ कि Q इज इक्वल टू QR प्लस QA प्लस QT। क्लियर? कौन सी चीज क्या है समझ में आ रही है ना? सर हाँ बेटा। तो ये ट्रांसमिटेड वाला एक्सप्लेन कर दोगे एक बार? ट्रांसमिटेड मतलब दूसरी तरफ निकल जाना, समझ में आया? आप लाइट डालते हो तो लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ पार्ट जो होता है वो उससे बाहर निकल जाता है सरफेस से। ठीक है सर हर बार नहीं होता ना, ओपेक बेटा, मीडियम में लाइट डिपेंड्स कम ऑन हो जाएगी। डिपेंड्स ऑन मटेरियल, राइट? डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो वैसे ये भी मटेरियल पर डिपेंड करेगा। आर यू गेटिंग? यहाँ पर कितना पार्ट एब्जॉर्ब होगा वो इस मटेरियल पर डिपेंड करेगा, कितना पार्ट रिफ्लेक्ट होगा मटेरियल पर डिपेंड करेगा, कितना ट्रांसमिट होगा वो भी मटेरियल पर ही डिपेंड करेगा। तो इट इज नॉट इक्वल, इट इज जस्ट मटेरियल डिपेंडिंग क्वांटिटी। ठीक है? सर हाँ कैन इंफ्रारेड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं सॉरी इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट या फिर गामा रेज कैन दे पास थ्रू ओपेक थिंग्स लाइक वॉल्स एंड ऑल? बेटा वो पास कर सकती है या नहीं? बेटा मेरे ख्याल से पास कर सकती होगी, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। यस यस। हम्म तो वही जो पास किए वो ट्रांसमिटेड हो गया फिर? या बेटा यदि उसका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब 100% रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो शायद ओपैक, ओपैक का मतलब तो यही है कि वो पास नहीं होने देता है ना। यदि परफेक्टली ओपैक है, ओके, तो वो क्या नहीं होगा? ओपेक आई एम सेइंग विद रिस्पेक्ट टू विजिबल लाइट, लाइक जो वो होता है ओके, वैसे फिर। हाँ 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 बेटा देखो, वैसे देखा जाए तो जो रेडिएशंस होती हैं वो पास कर पाती है ना, सॉलिड्स को भी पास कर जाती है। ठीक है, जैसे कि आप रूम में हो, है ना, तो जैसे कि आप बोल सकते हो कि रूम में बैठने के बाद भी आपको सिग्नल्स आते हैं, लेकिन एक रूम है जो पूरी तरह से क्लोज आप कर लोगे तो फिर आपको बहुत बहुत कम सिग्नल्स मिलेंगे, मतलब ना के बराबर। तो आप ये बोल सकते हो कि एक पूरी तरह से ओपैक मीडियम को बहुत ही कम रेडिएशन जो है वो क्रॉस कर पाती हैं, बहुत ही कम वेव क्रॉस कर पाती है ना। यस मतलब सर। हाँ ऑब्वियसली सर आई थिंक हमने 10th में पढ़ा था कि सपोज हमें भी एल्यूमिनियम रख दिया तो बीटा रेस पास नहीं हो पाएगी या फिर यस कुछ वैसे ही। कुछ मीडियम्स। अब मैंने बोला ना बेटा कि ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, बोला था आपको, राइट? यस यस। अब वो हाँ, कौन से मटेरियल की वॉल्स है उस पर डिपेंड करेगा। it depends on density and thickness, right? हाँ, डेंसिटी, थिकनेस, मतलब बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वी कैन से, है ना। करेक्ट, क्योंकि देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे मटेरियल्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट ज्यादा करते हैं, कुछ एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं, कुछ ट्रांसमिट आराम से कर पाते हैं। तो अब डिपेंड्स ऑन दैट, है ना। अब वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए मतलब एक्सपेरिमेंटली हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है, बाकी इसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ सकते, है ना। मतलब बता सकता हूँ मैं कि मटेरियल पर डिपेंड करेगा कुल मिलाकर, ये समझ लो आप, है ना। आई बात समझ? यस सर। आप वाईफाई का राउटर अपने रूम के बाहर लगा लो, है ना, और फिर आप क्या करो, अपने रूम का डोर ओपन करो, सिग्नल अच्छे से आएगा, सारे डोर्स, वेंटिलेशन सब कुछ एकदम क्लोज कर लो, तो फिर आप देखोगे कंपैरेटिवली सिग्नल्स जो हैं वो लो हो जाएंगे। ठीक है? सर सर हाँ, जो रेडिएशन होता है इट कम्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स देन इट बिकम्स हीट ना, इट इज नॉट हीट फ्रॉम बिफोर? वी कैन सी इट कैरीज एनर्जी, राइट? तो बेटा यस। इसके पास एनर्जी और मोमेंटम होती है, तो अब ये जिस चीज को ये टकराएगा तो ऑब्वियसली उसको ये हीट करेगा, मतलब उसको एनर्जी दे देगा ना, तो वो हीट तो होगी फिर बॉडी तो। बाकी अच्छा हाँ। खुद को मतलब रेडिएशन को हम नहीं बोल सकते कि ये डायरेक्टली, मतलब इसका कुछ टेम्परेचर हमें नहीं दिखाई देगा कुल मिला के। ठीक है We ना can say it is energy which is converted to heat बेटा, when ये it touches. वेव्स है, कोई कोई मटेरियल नहीं है, ये वेव्स है ना।
तो इसलिए Yes. बेटा हम इसके लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ इसका कुछ टेम्परेचर होगा, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। इट कैरीज एनर्जी, बस इतना पता है, और जिस चीज से टकराएगा उसको एनर्जी दे देगा, तो Yes. उसका टेम्परेचर। हाँ, क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, क्यू आर अपॉन क्यू, मैंने क्यू को डिवाइड कर दिया पूरे में, है ना। तो क्यू एब्जॉर्ब्ड अपॉन क्यू प्लस क्यू ट्रांसमिटेड अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1। मैंने पूरे को क्यू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब ये इस तरह से आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको, ये जो क्यू आर है इसको हम बोल देते हैं आर, क्यू ए इसको हम स्मॉल ए बोल लेते हैं, और क्यू टी को अपन टी बोल देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हियर A is equals to QA upon Q, that is called absorptance, या फिर absorptive power बोल सकते हैं, absorbing power बोल सकते हैं, absorptance और absorptive power या absorbing power बोल लो, एक ही बात है, ठीक है दोस्तों। बेसिकली ये पूरी तरह से मटेरियल पर ही डिपेंड करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, है ना, एक एग्जांपल देता हूँ। बेटा आपके पास ना एक ब्लैक कलर की और एक वाइट कलर की दो फ्लोरिंग है, मतलब आप समझ लो कि आप छत पे खड़े हो आपके घर, और वहां पर टू टाइप्स के फ्लोर्स हैं, हाफ जो है वो व्हाइट कलर का है और हाफ जो है वो ब्लैक कलर का है। तो आप दोनों के ऊपर पैर रखो, है ना, खड़े हो जाओ, एक पैर व्हाइट पर रखो, एक एक ब्लैक पर रखो। तो आपको लगेगा कि ब्लैक वाला बहुत ज्यादा गर्म है और व्हाइट वाला कंपैरेटिवली बहुत ही कम गर्म है। यस, करेक्ट। Yes, sir. Yes. ब्लैक का टेम्परेचर बहुत ज्यादा और व्हाइट का टेम्परेचर कम, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जो ब्लैक कलर वाला जो टाइल है वो बहुत सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर, मतलब ज्यादातर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन व्हाइट वाला एब्जॉर्ब नहीं करता, व्हाइट वाला एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उसके पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो एब्जॉर्ब कम करेगा उसका टेम्परेचर कम होगा, सिंपल। ये हो गया। अभी आप R लिख लोगे तो R इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू, दैट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस और रिफ्लेक्टिंग पावर। एंड T इज ट्रांसमिटेंस और ट्रांसमिटिंग पावर। ठीक है दोस्तों, समझ आया। तो कहीं पर लिखा है कि A जीरो है, T जीरो है और R की वैल्यू 1 है ना, A जीरो, T जीरो और R की वैल्यू 1, तो आप बोलोगे कि वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मीडियम है ना। ऐसा मीडियम जो है, ऐसी सरफेस जो है, ऐसा मटेरियल जो है वो क्या करता है, वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। यदि आर जीरो, टी जीरो और ए की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 1। ए की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब क्या कहो बोलोगे आप, कि जितनी हीट उस पर फॉल करती है वो सारा खा जाता है, सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम बोलेंगे कि ऐसी बॉडी जो है वो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं है परफेक्टली एब्सॉर्बिंग बॉडी, यानी कि ब्लैक बॉडी। जो बॉडी सारी हीट को एब्जॉर्ब कर जाए उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। बेटा कितना ऊपर जाना है, यहाँ से या इससे भी ऊपर? नोट कर लो जल्दी से।
बेटा मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो ना घर पे? आप पूरा थर्मोडायनेमिक्स कर सकते हो, आप सिर्फ हीट ट्रांसफर बचेगा इस लेक्चर के बाद, तो आपको सिर्फ रेडिएशन और हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन अभी आप नहीं कर सकते, एल्स पूरा थर्मोडायनेमिक्स आप कर सकते हो, ठीक है? हाँ, लास्ट में मैं आपको ये भी सिखा दूंगा डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स पर किस तरह से जो थर्मोमीटर्स होते हैं ना, तो कैसे कन्वर्जन करते हैं हम लोग। जैसे कि एक थर्मोमीटर डिग्री सेल्सियस वाला है, तो 20 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर कितना होगा, ऐसे वो चीज मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, है ना? नो बेटा, टिल नाउ आई डिड नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन। इतना पता है कि नेरुल में पक्का हूँ, है ना? ऑब्वियसली वन सेंटर पर तो नहीं रहूंगा, मुझे 3-4 सेंटर्स तो जाना ही होगा। तो नेरुल में तो हूँ, इसके अलावा कौन कौन से सेंटर पर जाऊंगा, शायद चेंबूर भी जाऊंगा। नेरुल, चेंबूर, और देखते हैं, हो सकता है खारकर हो, पता नहीं, लेट्स सी। अंधेरी भी हो सकता है, या हो सकता है बेटा हर्षल, अंधेरी हो सकता है। तो अंधेरी विल बी वेरी फार फ्रॉम नेरुल, है ना? 1.5 आवर इतना ट्रैवल करना पड़ेगा डेली मतलब जब भी क्लास होगी तब। यस, चेंबूर में, यस मैं पढ़ाऊंगा बेटा। ओके, नोटेड दिस मच, नीचे वाला ये नोट कर लो जल्दी से। उसके बाद हम लिखेंगे कि ए आर टी की वैल्यू के बेसिस पर इनका नेम क्या हो सकता है ना? तो हेंस, या फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं, Sir, please wait. I'm writing. हाँ हाँ, राइट राइट, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। इफ a is equals to t is equals to 0 and r is equals to 1, तो इन बॉडी को हम क्या बोलेंगे? सर वो RAT वाला याद रखना है, डब्बा वाला फॉर्मूला है वो। हाँ, ये वाला देखो, एक तो वैसे ये सारी चीजें चलेगी, ये चीज याद रखो, ठीक है? ओके। ये चीज याद रखो, और ये ऑब्वियसली इसके साथ ये सारी चीजें कंबाइन है ना, मतलब ये भी याद रखना ही है आपको, क्योंकि ये चीज है क्या, आर क्या होता है, ए क्या होता है, टी क्या होता है, वो पता होना चाहिए, राइट? चलिए, तो ये फर्स्ट वाला क्या कंक्लूड करता है बेटा? फर्स्ट वाला कंक्लूड करता है, इट इम्प्लाइज व्हाट, Fully बॉडी reflecting इज, body. या बॉडी इज परफेक्ट रिफ्लेक्टर, परफेक्ट
रिफ्लेक्टर, मतलब बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करती है, तो वेरी गुड रिफ्लेक्टिंग बॉडी। नाउ इस वाली बॉडी को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड एब्सॉर्बेंट, यानी कि हम बोल सकते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। बॉडी इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। बेटा देखो, ये आप एक बात याद रखना, जो बॉडी बहुत ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करती है तो हम उसको बोलते हैं कि दैट इज क्लोज टू ब्लैक बॉडी। और जो बॉडी 100% अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर जाती है, जो भी उसके ऊपर फॉल कर रहा है रेडिएशन, वो सबको खा जाती है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है? So black body is basically complete absorber, no? हाँ, ये Okay. यहाँ पर आ जाएगा बॉडी इज परफेक्ट ट्रांसमीटर। तो देखो, R प्लस ए इज इक्वल्स टू 1, E इज इक्वल्स टू 0, तो हम बोल सकते हैं कि इट इम्प्लाइज A इज इक्वल्स टू 1 माइनस R, और R इज इक्वल्स टू 1 माइनस A। मतलब एक बात तो साफ है क्या, कि यदि एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन कम होगा, और रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। आर यू गेटिंग? वी कैन से इट implies that is good reflector are bad absorber। Obviously कॉमन सेंस है ये तो, है ना? गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्जॉर्बर। भाई रिफ्लेक्ट ज्यादा कर रहा है तो एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा? कर ही नहीं पाएगा, बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा। और सारा एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, सिंपल। फिर वो एमिट कर सकता है ना, एब्जॉर्ब करने के बाद वो एमिट कर सकता है, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। बेटा रिफ्लेक्शन और एमिशन में क्या डिफरेंस है? इसका मीनिंग है बेटा कि आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, और उसके ऊपर रेडिएशन फॉल हो रहे हैं, तो बेटा पहले वो बॉडी उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। फिर वो बॉडी जो है वो भी अब क्या करती है? रेडिएशन एमिट करती है, इसको हम बोलते हैं एमिशन। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है? बॉडी आती है, सॉरी रेडिएशन आती है बॉडी से टकरा के और रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, मतलब वो बॉडी में एंटर नहीं कर पाती है ना, बॉडी में एंटर नहीं कर पाती, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन और एमिशन में डिफरेंस समझ में आया? जो सर बॉडी अब, हाँ बेटा। सर परफेक्ट ट्रांसमीटर का कोई एग्जांपल है क्या? बेटा परफेक्ट ट्रांसमीटर का कोई एग्जांपल आप वैसे लाइट के लिए ले सकते हैं, मिरर वगैरह, क्यों? लेकिन ऐसे कोई बॉडी होती नहीं है जो परफेक्टली ट्रांसमीटर हो। हेलो। So vacuum can do it. हाँ बेटा, जैसे कि अपन ग्लास की बात करें तो ग्लास क्या करेगा? बहुत अच्छे से लाइट को ट्रांसमिट करता है, हीट भी उससे अच्छे से ट्रांसमिट होती है, बट बेसिकली देखा जाए तो ग्लास भी गर्म हो ही जाता है ना। यानी कि आइडियल ट्रांसमीटर तो नहीं होता है, लेकिन हम बस ऐसे मान लेते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी भी नहीं होती, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है ना? ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो 100% हीट को एब्जॉर्ब कर ले, बस ये एक थ्योरेटिकल है, तो बस हम मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है। ओके, आगे बढ़े बेटा। एक परफेक्ट ट्रांसमीटर, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, इवन परफेक्ट रिफ्लेक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब हम लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म बेटा, ठीक है? रेडी? इसको नोट करो।
जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। सर बेटा एमिशन का मतलब होता है लाइट, जरूरी नहीं है बेटा हीट एमिट हो सकती है, लाइट एमिशन एमिट हो सकती है, कोई भी वेव्स एमिट हो सकती है। सर like we can take sun as an example, or humans also emit heat little bit. बेटा ईच एंड एवरी बॉडी हैविंग टेम्परेचर अबव 0 केल्विन इज emitting heat. अच्छा, okay sir. They are radiating heat. ठीक है, noted. Okay friends, done. Yes, sir. Okay. बेटा एग्जांपल्स की बात करें तो यार ऐसे कोई परफेक्ट बॉडीज के कोई एग्जांपल नहीं होते, ठीक है ना। या ब्लैक बॉडी का एक मॉडल जरूर बनाया गया था, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल है। और बाकी आप देख सकते हो यार कि मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वही व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट क्या करता है, ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और कम रिफ्लेक्ट करता है ना। तो हम बोल देंगे कि ब्लैक जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और बहुत ही कम रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मतलब उसका टेम्परेचर जल्दी से इंक्रीज हो जाता है ना। और व्हाइट की बात करें तो वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, एब्जॉर्ब कम करता है, इसलिए उसके लिए क्या हो जाएगा, वी कैन से इसका टेम्परेचर जो है इतना इंक्रीज नहीं होगा, है ना। मैंने यहाँ बॉडी की जगह बॉय लिख दिया, बॉडी की। ओके दोस्तों, वेयर इट इज यूज्ड इन डेली लाइफ। बेटा आपको पता है, आप लोगों ने कभी सोलर कुकर या ऐसी कोई चीज देखी है, सोलर कुकर एंड ऐसी कोई चीज। यस, तो उसका Yes कलर sir. कैसा होता है, ब्लैक होता है। कैसा होता है, ब्लैक। तो उसको इसलिए ब्लैक पेंट किया जाता है क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है दैट इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, है ना। तो आपको क्या होगा, आपको वहां पर जल्दी से कोई भी चीज वहां पर हीट करनी है तो सोलर कुकर में हीट हो जाती है। जबकि कोई गैस नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सिर्फ एक लग रहा है ग्लास, इसके साथ जो बॉक्स है वो पूरा ब्लैक कलर में पेंट किया हुआ है, दैट्स इट। तो ये एक गुड एग्जांपल है गुड एब्जॉर्बर का, ठीक है। सर वो गुड रिफ्लेक्टर भी होता है ना, उसके आगे जो रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं सोलर कुकर में। बेटा सोलर कुकर में रिफ्लेक्टर की बात कहाँ आती है बेटा। सर नहीं, जो ऊपर होता है ना रिफ्लेक्टर, सनलाइट जो अंदर डायरेक्ट करते हैं फूड की तरफ। हाँ, वो बेटा रिफ्लेक्टर नहीं होता, वो ऊपर से जो ग्लास लगता है ना, वो ग्लास क्या करता है, वो ग्लास हीट को ट्रैप करने का काम करता है, ठीक है। हाँ, वी कैन से यस बेटा, सही बोल रहे हो। एक्चुअली उसके अंदर की तरफ रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, वो क्यों लगे होते हैं, ताकि देखो, यस 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 समझ आया, आप जो बोल रहे हो वो सही बात है, लेकिन ये सोलर कुकर है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर या तो जो लाइट आती है वो इसमें एंटर करती है,
इस तरह से, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो लाइट होगी वो लाइट ये ब्लैक कलर पर जो फॉल करती है तो ये अब्जॉर्ब करता है। इसके साथ ही क्या होता है कि जो लाइट रेज होती है वो वापस क्या होती है, बाहर जाने की कोशिश, या फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब क्या करेगा, ये भी तो हीट रेडिएट करेगा, तो ये हीट रेडिएट करने लगती है सरफेस, है ना। उसके लिए रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं ताकि वो वापस रिफ्लेक्ट होकर इसी के अंदर आ जाए, है ना। तो इस तरह से हीट को ट्रैप किया जाता है। ओके, ताकि बाहर ना जा पाए हीट। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई, राइट। ओके दोस्तों, आगे बढ़े। चलिए, तो अब कुछ पॉइंट्स लिखते हैं बेटा। चलो कुछ बेसिक बेसिक चीजें फटाफट से पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। इससे पहले मैं आपको रिवर्स थ्योरी बता देता हूँ और ब्लैक बॉडी बता देता हूँ, है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बेटा कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, जल्दी से लिखिए। प्रेवर्स थ्योरी, प्रेवर्स, अरे हाँ, प्रेवर्स थ्योरी ऑफ एक्सचेंज या हीट एक्सचेंज। ठीक है, प्रेवोस्ट ने भी अपनी थ्योरी दी है हीट एक्सचेंज के बारे में, तो चलिए देखते हैं। प्रेवोस्ट ने कहा कि कोई भी मटेरियल होता है, तो लिख लेते हैं, चलो कुछ पॉइंट्स ही हैं तो लिख लेते हैं फटाफट, है ना। अरे वेट, हाँ अब ठीक है। चलिए, तो लिखिए बेटा, एवरी मटेरियल बॉडी, एवरी मटेरियल बॉडी at any temperature, at any temperature above absolute zero, above absolute zero, radiates heat। ये चीज हमने थोड़ी देर पहले भी देख ली थी, ये बात प्रेवोस ने बोली थी, है ना। तो रेडिएट्स हीट टू द सराउंडिंग, टू द सराउंडिंग, एंड एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। बेटा इस चीज को ना देखो, अब मैं लिखता जाऊंगा, आप बस इसको देखो, पढ़ते जाओगे, उसी से ही आप इसको समझ जाओगे ना। एनी हाउ लास्ट में मैं इसको आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो, इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि किसी भी बॉडी की बात करें, 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर है तो वो क्या करती है, हीट रेडिएट करती है। लेकिन साथ साथ वो सराउंडिंग से आने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती रहती है, ठीक है ना। क्योंकि सराउंडिंग में भी तो बहुत सारी बॉडीज है, तो वो सारी भी क्या कर रही होंगी, रेडिएट कर रही होंगी। तो वो रेडिएशन ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगी बॉडी, है ना। एट द सेम टाइम एब्जॉर्ब heat from the surrounding, from the surrounding। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने लिखा। अभी नेक्स्ट पॉइंट इसी का, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट बाय अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब इसका टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। द रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट बाय अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन its
एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना, इसका टेम्परेचर इन केल्विन कितना है। देखो सिंपल सी बात है, मोर द टेम्परेचर मोर द रेडिएशन, लेसर द टेम्परेचर लेसर विल बी द रेडिएशन। ओके, सर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेट ऑफ emission ऑफ हीट बाय अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यहाँ पर लिख लेंगे। क्या है, ठीक है, तो मतलब ये है कि मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द रेडिएशन। Higher the temperature, more will be more the radiation, ऐसा डायरेक्टली लिख लेते हैं, वाइस वर्सा, more the radiation। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बॉडी का यदि ज्यादा है तो एमिशन ज्यादा होगा, रेडिएशन ज्यादा होगा, और टेम्परेचर कम है तो कम होगा। यस बेटा, वो सर यस बेटा, एब्जॉर्प्शन भी डिपेंड करता है ना, तो एब्जॉर्प्शन की भी बात करेंगे थोड़ी सी देर में। सर बेटा बॉडी की जो हीट एमिशन करने की जो रेट होती है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड करती, सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है ना। तो यहाँ पर तो मैंने लिख लिया, रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट बाय अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बेटा यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो हमने लिखा ना, ऑफ द बॉडी लिख देना है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यहाँ पर क्या डालना है, ऑफ द बॉडी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है, यहाँ पर डाल देना। Now, the rate of यार तो मैं क्यों इसको अलग अलग इतना सारा लिखूं, मैं ऐसा ही लिख सकता हूँ ना। बेटा सुनिए, आपने लिख लिया है तो उसको हटाना नहीं है ना। अ, मैं सिर्फ उस चीज को यहाँ पर फिर से एडजस्ट कर रहा हूँ, है ना। आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना है, आपने जो लिखा है दैट इज ओके। देखो मैंने जो लिखा था क्या था, रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट बाय अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑफ द बॉडी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हायर द टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर more the radiation, more the radiation। या यहाँ पर हम साथ ही लिख सकते हैं, radiation by a body does not depend on, does not depend on the temperature of surrounding। मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी का टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब बॉडी रेडिएट भी करती जाती है और साथ साथ एब्जॉर्ब भी करती जाती है, समझ में आया। अब एक बात याद रखो,
कि जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा है वो ज्यादा रेडिएशन करता है और टेम्परेचर कम है तो वो कम रेडिएशन करता है, ठीक है। अब मैं किसी सराउंडिंग में एक बॉडी को रखता हूँ और बॉडी का जो रेट ऑफ रेडिएशन ज्यादा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, तो वो रेडिएट ज्यादा कर रहा है, हीट ज्यादा बाहर निकल रही है और बहुत कम अंदर एंटर कर रही है, तो धीरे धीरे उस बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, वो चीज ठंडी हो जाएगी, है ना। और यदि किसी बॉडी का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है लेकिन रेट ऑफ रेडिएशन कम है, तो ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक हॉट वाटर का ग्लास लिया, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि वो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रेट ऑफ रेडिएशन इज मोर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। समझ पाए? यस दोस्तों, हेलो, समझ पाए? Yes. Yes, sir. तो वैसे तो ये पॉइंट हो गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसा एलाबोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख लेते हैं। अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर, अ बॉडी at higher temperature than the surrounding a body is at higher temperature than the surroundings radiates heat at a faster rate than it absorbs। मतलब समझ रहे हो, ये जितना एब्जॉर्ब कर रही है उससे ज्यादा रेट से, उससे ज्यादा फास्टर रेट से ये क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हीट को लूज कर रहा है ना। तो इट लूजेस heat and its temperature falls। समझ में आया? तो किस बॉडी की एब्जॉर्प्शन करने की रेट कम है लेकिन रेडिएट करने की हीट ज्यादा है, फास्टर है, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और इसी तरह से हम बोल सकते हैं a body which is at lower temperature than surrounding। तो सराउंडिंग से लो टेम्परेचर पर होती है तब क्या होता है, एब्जॉर्ब्स हीट at a faster rate than it radiates। मतलब जितना ये रेडिएशन करती है ना, उससे ज्यादा फास्ट रेट से क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है हीट को, ठीक है। Sir, according to this point, the radiation of the body हम क्या बोलेंगे, इट गेन्स हीट, surrounding the हीट गेन करती है एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस। ओवर, यही है प्रेबोस थ्योरी, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे कि सर थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है ना। फिर आप क्या बोलोगे कि सर थर्मल इक्विलिब्रियम पर क्या होता है,
थर्मल इक्विलिब्रियम पर तो सराउंडिंग और बॉडी दोनों का मान लिया कि टेम्परेचर इक्वल है, तो फिर वहां पर क्या होगा? तो वहां पर बोलेंगे कि एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन की जो भी मतलब वी कैन से रेट है दैट विल बिकम इक्वल, है ना? समझ पाए? तो मतलब बॉडी जितनी हीट एमिट कर रही है उतनी ही एब्जॉर्ब भी कर रही है, इसलिए उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सर हेलो। ओके दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम एट थर्मल इक्विलिब्रियम? सर रेट ऑफ एमिशन, एमिशन मतलब रेडिएशन, है ना? एंड रेट ऑफ absorption are same. So no change in temperature. Over. ये खत्म हो गई Prevost theory, ठीक है? या अब ओके, am I audible clearly? Audio is not clear. हेलो सर। नो बेटा, आप लोगों की आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है। Hello, sir. ओके ओके, माय वॉइस इज ऑडिबल, देन फाइन। ओके दोस्तों, तो नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। या यहाँ से शुरू हो रही थी प्रेवोस्ट थ्योरी। देखो बहुत ही सिंपल सिंपल से इसके पॉइंट्स है ना, बहुत सिंपल से पॉइंट्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप इसको बहुत इजीली रिमेम्बर कर सकते हो। आपको सारी चीजें जो है जो आपकी डेली लाइफ में होती है ना उससे रिलेट करके इनको आप याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है? यदि आप सिर्फ मगअप करने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे। So that's why don't try to mug up, just understand this point and just feel it, तो आपका ये हो जाएगा। सर हेलो। Okay, noted this much. यस बेटा, इनडायरेक्टली नहीं, आप समझ लो कि रेडिएशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना? देखो रेडिएशन किस किस चीज पर डिपेंड करता है वैसे तो हम लोग नेक्स्ट वीकेंड से आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। रेडिएशन मैं आपको बता देता हूँ, वैसे सरफेस के एरिया पर, है ना? जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रेडिएशन, ठीक है? जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेडिएशन। तो ये दोनों ही चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके अलावा मटेरियल जो होता है, जो भी बॉडी होती है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी,
है ना। तो ये 3 चीजें हैं जिन पर रेडिएशन डिपेंड करता है, और जो चीज जितना ज्यादा अच्छे से रेडिएट कर पाती है वो उतनी ही ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब भी करती है, ठीक है ना। तो अ गुड रेडिएटर इज गुड एब्जॉर्बर ऑल्सो। यानी कि गुड एमिटर इज गुड एब्जॉर्बर। ओके दोस्तों, सो आई होप बच्चों आप लोग कुछ एक मिनट। ओके ओके, हाँ जी, अब आप बोलिए। शायद कुछ कर। ओके, स्पीकर ऑफ हो गया था, ठीक है। नाउ यू ट्राई टू स्पीक, अब मुझे सुनाई देगा। एनी डाउट? Sir, according to that third point, radiation will depend na on surrounding temperature. बेटा रेडिएशन देखो, नहीं, एब्जॉर्प्शन सराउंडिंग पर डिपेंड करता है, रेडिएशन सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ओके देखो देखो, प्रेवोस ने क्या बोला था, एक सिंपल सी बात सुनो, है ना। मान लिया कि यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर है, और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, इसका 27 है ना, तो इस पर डिपेंड करता है कि कितना रेडिएशन होगा, ठीक है। अब यदि बाहर का टेम्परेचर आप 17 डिग्री सेल्सियस ले लेते हो ना, तो भी उतना ही रेडिएशन होगा, बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उतना ही रेडिएट करेगी हीट। आर यू गेटिंग? जितना Yes, पहले sir. कर रही थी ना उतना ही अभी भी करेगी, क्योंकि बॉडी का सरफेस एरिया सेम है, बॉडी का टेम्परेचर सेम है। हाँ लेकिन होता क्या है, अभी 17 डिग्री सेल्सियस है तो बहुत ही थोड़े से रेडिएशन जो है वो बॉडी के ऊपर, मतलब कंपैरेटिवली कम रेडिएशन जो है वो बॉडी पर फॉल करते हैं। समझ में आया? यानी कि बॉडी कम एब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग से, लेकिन रेडिएट ज्यादा करती है। लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर था तो बॉडी एब्जॉर्ब ज्यादा करती थी और रेडिएट कम करती थी। समझ में आया? Yes, sir. Sir, and Yes. rate of absorption of radiation of the body depends हाँ, on temperature, absolute yes. temperature. Body का. बेटा देखो, हाँ, एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन की बोलते हैं तो वो बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, साथ ही साथ सराउंडिंग पर भी डिपेंड करती है जब एब्जॉर्प्शन की बात आती है ना। नहीं मतलब सुनो सुनो सुनो, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी पर, ठीक है। उसकी कुछ पावर, पावर 4 पर डिपेंड करता है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। ये टेम्परेचर ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पर, हाँ। रेट ऑफ रेडिएशन जो है वो बॉडी पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रेडिएशन वो टेम्परेचर ऑफ बॉडी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये सराउंडिंग पर, एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है सराउंडिंग के टेम्परेचर पर, और रेडिएशन डिपेंड करता है बॉडी के टेम्परेचर पर, ठीक है। मतलब बॉडी कितना रेडिएशन कर रही है, एमिट कर रही है, ठीक है। So suppose body 17 डिग्रीज है, बाहर 37 डिग्रीज था, जैसे आपने लिया, तो absorption का रेट ज्यादा होगा ना यस वैसे. यस। चलो मैं एक बॉडी को यहाँ रख लेता हूँ, सेम बॉडी को यहाँ रख रहा हूँ। बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी इस तरफ वाले सराउंडिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। बॉडी दोनों ही कंडीशन में क्या कर रही है,
हीट रेडिएट कर रही है, जितना इधर कर रही है उतना ही इधर भी कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज देयर। बट यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो आप समझ लो कि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होगा। समझ तो में आ रहा है? उनका लेकिन डिफरेंस पे मैटर नहीं करता, 100 माइनस 50 एंड 50 माइनस 0, ऐसा नहीं करना। बेटा वो वो डिफरेंस मैटर नहीं करता, उसके लिए एक फॉर्मूला आएगा आगे जाकर, है ना। वो देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, रेडिएशन ज्यादा है। डिफरेंस तब देखना है कि टोटल रेट ऑफ रेडिएशन क्या है, उसके लिए फिर हम दोनों को लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो जो एब्जॉर्ब कर रही है उसको नेगेटिव लेंगे, रेडिएट कर रही है उसको पॉजिटिव ले लेंगे। समझ में आया? यस यस, तो अगर हम वो 100 माइनस 50 कर दे तो हमें नेट मिल जाएगा डायरेक्ट हाँ ऐसा। हाँ हाँ हाँ, वो ओके हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना उसको। वो हम ओके ओके। पढ़ेंगे बिल्कुल। रेट ऑफ रेडिएशन, रेट ऑफ एमिशन, वो चीजें अभी पढ़नी बाकी है, यहाँ तो नॉर्मल थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब लास्ट चीज एक और लिखवा दूं क्या, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। हेलो, तो लिख लो बेटा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसके बारे में लिख लो। एक ब्लैक बॉडी क्या है? इफ अ बॉडी absorbs if a body absorbs entire radiation falls on it, रेडिएशन या एंटायर या ऑल भी लिख सकते हो, ऑल रेडिएशन फॉल ऑन इट, कुछ भी चलेगा, है ना। ऑल रेडिएशन फॉल्स ऑन इट, फॉल ऑन इट, देन इट इज कॉल्ड अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ऐसी बॉडी को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। सबको समझ आया? यस सर। सर That's it. ये लास्ट बोलिए। पार्ट है ना आज का, ये वाला। हाँ हाँ, यस यस, इतना ही, ठीक सर है। एक चीज पूछना है सर, हाँ, सर आप वो रेडिएशन के डेफिनेशन पे जा सकते हो? हाँ। सर एक मिनट, वो परफेक्टली बैकवर्ड दिखाना। हाँ बेटा, आप वो रेडिएशन के डेफिनेशन के बारे में बोल रहे थे, बोलो। सर आपने लिखा है ना, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विदाउट हीटिंग द हाँ इंटरमीडिएट मीडियम, तो हाँ वो जो इंटरवीनिंग मीडियम है उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं सेकंड वाला याद रख लूँ, वो जो इट्स हाँ, ट्रांसफर ऑफ सेकंड हीट। वाला याद रख लो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा ओके सर, दोनों सेम ही है ना? एक ही चीज है बेटा, मतलब वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है कि मीडियम मीडियम कुछ इंटरफेयर नहीं करता, है ना। ट्रांसफर ऑफ हीट में जब मीडियम कोई इंटरफेयर ना करे तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ किया था ना फॉर वाटर, हाँ उसमें सपोज आई हैव टू कंटेनर्स, आई हैव लाइक दोनों सेम क्रॉस सेक्शन एरिया वॉल्यूम के कंटेनर्स है, एक में 4 डिग्रीज पर वाटर है, एक में सपोज 0 डिग्रीज पर वाटर है, तो वॉल्यूम कैसे मतलब डिफरेंट होगा? कंटेनर का वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना, लिक्विड का वॉल्यूम। नहीं नहीं, देखो सुनो, 1 लीटर आपने उसमें 1 मीटर क्यूब, है ना, 1 मीटर क्यूब यदि वाटर डाला है, ठीक है, तो बेटा देखो, वॉल्यूम तो अब डेंसिटी चेंज होगी तो उस हिसाब से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? सो बट लाइक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ना, दोनों में सेम वॉल्यूम कंटेनर। हाँ, लेकिन अमाउंट तो सेम ही रहेगा ना बेटा, अमाउंट तो दोनों में सेम रहेगा। हाँ, हाइट जरूर डिफरेंट हो सकती है, मतलब आप सुनो सुनो सुनो, हाँ हाँ, मैं आप क्या कहना चाहते हो मैं समझ गया, मैं आपको समझा देता हूँ, रुको। देखो, आपने एक कंटेनर इधर लिया, एक और कंटेनर इधर लिया, सेम टाइप के कंटेनर है। आपने यहाँ पर ले लिया, सबसे पहले एक नॉर्मल 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर ले लिया, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस यस पर वाटर ले लिया। ओके, आपने इसमें भी 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर डाल दिया, इसमें भी 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर डाल दिया,
दोनों आइडेंटिकल कंटेनर है, तो दोनों में हाइट जो होगी वो सेम होगी, दोनों में हाइट क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो जो राइट साइड वाला है इसका टेम्परेचर जो है फॉल करना शुरू कर दिया, ठीक है, इसको फ्रिज में रख दिया। तो फ्रिज में रखने पर जो इसका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा बताओ इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज। डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। तो अब आपको इसकी हाइट जो है उधर वाले से ज्यादा मिलेगी, ये h1 थी, ये h2 थी, तो h2 विल बी ग्रेटर देन h1। ओके। अच्छा अच्छा, ओके ओके, यस सर। सर अब लास्ट पार्ट पूछना सर। सपोज वो जब वहाँ पे जाओ ना, जहाँ पे ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक लिखा है, वो वाला जो फॉर्मूला हम डिराइव किए थे। बेटा जिस जिसका हो गया है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन लीव, है ना बेटा। सर ये इसके बाद रेडिएशन को अभी इसके कुछ फॉर्मूलाज बाकी है रेडिएशन के, ये रेडिएशन कंप्लीट करेंगे और फिर थर्मल एक्सपेंशन कर लेंगे और अपना थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर वहाँ पे जहाँ dq1 dq2 लिखा है, हाँ तो सर यहाँ पे हाउ डिड यू से dq1 इज इक्वल टू dq2, वो कैसे हो गया? बेटा सिंपल सी बात है ना, आपको मान लिया कि यहाँ पर ये इतनी लेयर को आपको फ्रीज करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ से हीट ले लेके बाहर भेजनी पड़ेगी। यस यस। तो यहाँ से जितनी हीट ले रहे हो उतनी हीट बाहर भेज रहे हो ना, हाँ राइट। सर, यस तो यस। वो हीट आपने बाहर भेजी, तो DQ1 हीट आपने इस लेयर से ले ली और DQ2 हीट आपने बाहर भेजी, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होनी चाहिए, करेक्ट, क्योंकि जितनी यस आप सर, यहाँ से लोगे वही तो बाहर भेजोगे ना। यस। अच्छा अच्छा, ओके सर। सर एंड आपने वो लिमिट्स कैसे लिया, जीरो एंड वाई वाला, लाइक जीरो बेटा वो कैसे लिया? ऐसे ही, एक्चुअली क्या है कि मैंने मान लिया कि सबसे पहली जो लेयर ऊपर ही ऊपर, मतलब एकदम वो अपन बोलते हैं ना कि बिल्कुल एकदम वेरी थिन लेयर से शुरुआत होती है ना। हाँ हाँ, इक्वल जीरो मतलब सेम। हाँ वो उसको ऑलमोस्ट 0 लेके और वहां से शुरू किया हमने, ठीक है ना। अच्छा ओके, और अगर y1 एंड y2 दे देंगे तो हम वैसे जैसे क्वेश्चन में हम किए थे। हाँ तो फिर ओके क्वेश्चन में किया वैसे ये। ओके सर, थैंक यू सर। ओके दोस्तों चलते हैं ना, बाय बाय।